पिछली सर्दियों में मैं और मेरा भाई अपने चाचा के स्वामित्व वाले एक छोटे से केबिन में गए जो पहाड़ी घाटी में स्थित है। हम वहां पहुंचने के लिए 3 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे। वह इलाका इतना सुनसान था कि सबसे नजदीकी होटल भी 70 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम जवान थे और प्रकृति के करीब रहना चाहते थे। मैं और मेरा भाई दोनों प्रशिक्षित स्कीयर हैं, इसलिए वहां पहुंचते ही हमारा बस एक ही मन था, मोटी सफेद बर्फ में स्कीइंग करने का। हमने हॉर्न बजाया और कार से उतर गए। एक किशोर लड़का लगभग 15 या 16 साल का केबिन से दौड़ता हुआ बाहर आया। वह बहुत जवान था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि उसकी आंखें नींद से भरी लग रही थीं, जैसे वह थका हुआ हो। उसने हमारा सामान उठाया और हमें अंदर का रास्ता दिखाया। मैं और मेरा भाई केबिन के अंदर गए। यह जंगल में बना एक छोटा साधारण केबिन था। कमरे में एक फायरप्लेस था और कोने में उसके लिए लकड़ियां जमा की हुई थीं। रात में यहां बहुत ठंड हो जाती है, लड़के ने शांत आवाज में कहा। मेरे भाई ने उससे कहा कि हम स्कीइंग करने जा रहे हैं, तो अच्छा होगा अगर वह हमारे लिए रात का खाना तैयार कर दे। लड़का मुस्कुराया और सिर हिलाया। हमने अपनी स्कीइंग की पोशाक पहनी, अपना सामान लिया और जंगल में हुआते हुए निकल पड़े। सारे पेड़ नंगे थे, जैसे उनकी पत्तियां पूरी तरह छीन ली गई हों। सफेद बर्फ सूरज की किरणों के पड़ने से चमक रही थी। हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी और हम जंगल के बीच में ही थे जब बर्फबारी शुरू हो गई। चलो थोड़ा आराम करते हैं, फिर वापस चलेंगे, मैंने अपने भाई से कहा। वह मान गया और हमने अपनी स्की और डंडे उठाए और बर्फ में दबे एक बड़े पेड़ की ओर चलने लगे। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी कराह हो, और हम रुक गए। उस पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। वह आसमान की ओर देख रहा था। बर्फ के फाहे उसके चेहरे पर गिर रहे थे। हम सिर्फ उसकी लंबी गर्दन और नुकीले कंधे ही देख पा रहे थे। वह हिला भी नहीं। मैंने अपने भाई की ओर देखा। हम दोनों थोड़े घबराए हुए महसूस कर रहे थे। वह आदमी बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। मैंने अपने भाई को इशारा किया कि धीरे धीरे पीछे हटें, बिना उसे परेशान किए, और जल्दी से अपनी झोपड़ियों की ओर लौट जाएं। हमने 3 कदम पीछे लिए ही थे कि अचानक मेरा पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। टहनी चरमराई और वह आदमी हमारी ओर देखने लगा। उसकी आंखें भेड़ी की तरह चमक रही थीं। उसके मुंह पर चारों ओर खून लगा हुआ था। तभी पहली बार मैंने उसका दायां हाथ देखा। वह एक मरी हुई खरगोश को कसकर पकड़े हुए था। उसका पेट फटा हुआ था और उसकी अंतड़ियां बाहर लटक रही थीं। उस आदमी ने अपने दूसरे हाथ से अपने चेहरे से खून पोंछा और वह कान से कान तक मुस्कुराया। मैंने अपने भाई की चीख सुनी, स्टीफन अब भागो! मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। हमारा भाई मेरे पीछे था। हमने नहीं देखा कि वह आदमी हमारे पीछे आया या नहीं। कुत्ते की तरह हांफते और सांस लेते हुए हम केबिन तक वापस आ गए। हमने दरवाजा जोर से बंद किया और उसे डबल लॉक कर दिया। उस किशोर लड़के को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह रसोई से बाहर आया और मैंने चिल्लाकर कहा, अभी पुलिस को फोन करो। क्यों? क्या हुआ सर? स्टीफन, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। मैंने भी अपना फोन चेक किया। मेरा भाई सही था। यहाँ लाइनें बंद हैं सर। ये बर्फ की वजह से है। लड़के ने शांत आवाज में जवाब दिया। कुछ हुआ क्या सर? उसने पूछा। मैं उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। उसे लगा कि लड़का डर जाएगा और हमें यहां छोड़कर चला जाएगा। तो हमने उसे बताया कि हमने जंगल में कोई जंगली जानवर सुना था। वह चुपचाप खाना बनाता रहा। आधा घंटा बाद जब हम शांत हो गए तो हमें शर्मिंदगी महसूस हुई। तो हमने उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने कमरों में जाकर तरोताजा होने चले गए। कुछ मिनट बाद जब हम डिनर के लिए बाहर आए, अचानक लाइट चली गई। बाहर तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया था। मैं पागल हवा के साथ कांच की खिड़कियों को कांपते हुए सुन सकता था। हेलो, तुम कहां हो? उसका नाम क्या था? हमने कभी उसका नाम नहीं पूछा। मेरा भाई और मैं उस किशोर लड़के को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक हमने कदमों की आहट सुनी। कोई हमारे केबिन के बाहर था। मेरा भाई और मैं धीरे धीरे अपनी गर्दनें फायरप्लेस के ठीक बगल वाली बड़ी खिड़की की ओर घुमाए और तभी रोशनी पड़ी।
वह आदमी जिसे हमने उन जंगलों में देखा था हमारी लिविंग रूम की खिड़की के बाहर था। उसने अपनी खून से सनी हथेली कांच पर रखी थी और अपना चेहरा अजीब तरीके से उस पर चिपका रखा था और वह हमें घूरता हुआ सीधा देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और अपनी लाल जीभ के चारों ओर फैले खून को चाटने लगा। उसकी आंखें कभी नहीं झपकीं, उसकी पुतलियां कभी नहीं हिली। मेरी आवाज मेरे गले में ही दब गई। मैं बर्फ की तरह जड़ हो गया था। तभी वह लड़का अंदर आया, जैसे वह अब तक वहीं छुपा हुआ था। कोई समस्या है सर? वो वही है जिसे हमने जंगल में देखा था। ओ, वो लड़का बेफिक्री से खिड़की के पास गया, अपना हाथ शीशे पर ऐसे रखा जैसे वह उस विचित्र व्यक्ति की पूजा करता हो, और हमारी तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई जो उस आदमी ने हमें पहली बार दी थी। वह मेरे पिता हैं। उसमें कोई खराबी नहीं है। क्या? वह तुम्हारा है। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद वह बिल्कुल हानिरहित हो जाता है। मैंने दीवार से कार की चाबियां उठाईं और अपने भाई का हाथ पकड़कर दरवाजा खोला और दौड़कर अपनी कार की ओर निकल गया। हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि हम नंगे पांव थे। हमें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि हमने गर्म कपड़े नहीं पहने थे, बस अपनी रात की पजामा में थे, क्योंकि उस वक्त हमारी बस एक ही चाहत थी, जिंदा रहना। हमने लड़के की हंसी और चीखें सुनी। उसमें कोई खराबी नहीं है। उसे तो बस अपने खाने के लिए शिकार करना पसंद है। इंजन गड़गड़ाया और हम फिर से सड़क पर आ गए। हमारा सामान अंदर ही था, लेकिन उसे लेने के लिए वापस जाने का वह समय नहीं था। हम लगभग 2 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे और अगला होटल ढूंढ लिया। बर्फीले तूफान के कारण गाड़ी चलाना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन इस पागल बाप बेटे की जोड़ी के साथ रुकने का तो सवाल ही नहीं था। जैसे ही हम सुरक्षित पहुंचे, हमने अपने चाचा को फोन किया और उन्हें उस केयरटेकर लड़के और उसके पिता के बारे में बताया। मेरे चाचा की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। वहां कभी कोई केयरटेकर या तीसरा कर्मचारी नहीं रहा, कभी भी उस प्रॉपर्टी पर काम नहीं किया। चाबी हमेशा पोर्च के गलीचे के नीचे रहती है। ये सोचकर कि हम एक ऐसे अजनबी के साथ रुके थे जो पूरी तरह से पागल लग रहा था, मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। मैंने फोन अपने भाई को दे दिया, क्योंकि उस रात के लिए अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने केबिन में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ समझाया और उन्हें उस लड़के और उसके पिता के बारे में बताया। उसने पुलिस को बुलाया और अगली सुबह हम उनके साथ केबिन गए। वहां कोई नहीं था। हमारा सामान गायब था। सबसे ज्यादा संभावना है कि वही लोग उसे ले गए। हमारे पास न पैसे थे, न कपड़े, यहां तक कि हमारे जूते भी नहीं थे। जगह पूरी तरह से साफ कर दी गई थी। हमने अपने पापा को फोन किया और वह दूसरे दिन हमें उस मोटेल से लेने और बिल चुकाने आ गए। मैं आज भी उस घटना को डर के साथ याद करता हूं। भगवान ही जानता है कि अगर उनके पास कोई हथियार होता तो क्या हो जाता। तब से मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी सुनसान केबिन में नहीं रुकूंगा। मुझे नहीं पता कि इस संदेश के दूसरी तरफ कौन हो सकता है, लेकिन अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो शायद मैं अब तक मर चुका हूं। मुझे पता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा नाटकीय हो रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं सच में ऐसा नहीं कर रहा। यहाँ कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, कुछ अंधेरा और विकृत। और अब जब मुझे इसका पता चल गया है तो मुझे नहीं लगता कि वे मुझे यहाँ से जिंदा निकलने देंगे। मैं उन्हें बाहर सुन सकता हूँ। वे मेरी तलाश कर रहे हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं एक अलमारी में छिपा हूँ और मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय बचा है। तो ठीक है, गहरी सांसें लो, गहरी सांसें। मैं तुम्हें शायद पूरी तरह पागल लग रही होंगी और शायद मैं हूं भी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? कृपया मेरी बात सुनो। मेरा नाम एबिगेल वॉल्टर्स है। मैं 17 साल की हूं और विलियम डेविस हाई में सीनियर हूं। और जानते हो क्या, ये जरूरी नहीं है। मेरे पास सारी बातें विस्तार से बताने का समय नहीं है। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हें यह बताने पर ध्यान देना चाहिए कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। सर्दियों की छुट्टियां अभी अभी शुरू हुई थीं और अगले कुछ हफ्तों के लिए स्कूल बंद था। हर कोई उत्साहित था। मेरा मतलब है, क्रिसमस को लेकर कौन उत्साहित नहीं होता। लाइट्स, बर्फ, मारायाह कैरी। छुट्टियां शानदार होने वाली थीं। पिछले हफ्ते तक देखो, मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ। जब से मुझे याद है, हमेशा से ऐसा ही रहा है।
मेरे पिता तो बस एक शराबी थे जो मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही भाग गए थे। तब से बस मैं और मेरी माँ ही साथ हैं और हम हमेशा क्रिसमस साथ में मनाते आए हैं। लेकिन इस साल सब कुछ अलग था। कुछ महीने पहले माँ को शहर की एक इंश्योरेंस कंपनी में शानदार नई नौकरी मिल गई थी और कंपनी ने उन्हें छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर 2 हफ्ते की कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। उन्हें देश के दूसरे कोने में भेज दिया गया और मैं क्रिसमस पर घर में बिल्कुल अकेला रह गया। माँ चाहती थी कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन देश के दूसरे छोर पर किसी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में जाना छुट्टियां अकेले बिताने से भी ज्यादा उबाऊ लग रहा था। तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं यहीं रुकूंगा। आखिर मैंने उन्हें ऐसा क्यों कहा था? काश मैंने ऐसा न किया होता। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। आंसू अब मुझे नहीं बचा सकते। मुझे मजबूत रहना होगा। ठीक है, गहरी सांस लो। तो माँ के जाने से पहले कैरोलिन बेकर हमारे घर डिनर पर आई थी। कैरोलिन, देखिए, अब मुझे खुद नहीं पता कि कैरोलिन कौन है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। हमारी मुलाकात फर्स्ट ईयर में हुई थी और तब से हम बहुत करीब रहे हैं। हर सर्दी में वो अपने परिवार के साथ जंगल में समय बिताती थी। उसके माता पिता को शिकार करना पसंद था। उसने कहा था कि यह उनके परिवार की परंपरा है, कुछ ऐसा जो वे सालों से करते आ रहे हैं। शायद उन्होंने जंगल में एक प्यारा सा कॉटेज बनाया था जहां वे करीब 1 हफ्ते तक कैंप करते थे और फिर क्रिसमस खत्म होने पर शहर लौट आते थे। इस बार कैरोलिन ने मुझे भी साथ चलने का ऑफर दिया। ये तो बिल्कुल साफ था। माँ के न होने और कैरोलिन के बुलाने पर मेरे लिए यही सबसे तर्कसंगत फैसला था। जंगल में अपनी सबसे अच्छी दोस्त और उसके परिवार के साथ एक मजेदार क्रिसमस। लेकिन इसमें गलत क्या हो सकता था? पापा, हम लगभग 1 घंटे से घर में खोज रहे हैं। वो कहाँ है? धैर्य रखो बेटा, वो अभी भी यहीं है। मुझे पूरा यकीन है। शायद आप गलत हैं। क्या आप कोई पुरानी गंध या कुछ और उठा रहे हैं? नहीं, ये वही है। ताजा खून की गंध कोई नहीं भूलता। ये अलग होती है और गाढ़ी। मुझ पर भरोसा करो, वो पास ही है। ठीक है फिर। लेकिन अगर मुझे उसे ढूंढने में और 30 मिनट लग गए जबकि रसोई में स्टू ठंडा हो रहा है तो मैं परेशान हो जाऊंगा। हम स्टू को फिर से गर्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये, चलो, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। आओ ढूंढते रहें। उफ, ये बहुत करीब था। अगर सच कहूं तो ये जरूरत से ज्यादा करीब था। मैं 21 तारीख की रात घर से निकली थी। कैरोलाइन मुझे लेने आई थी। हम उसके घर पर उसके माता पिता के काम से लौटने से पहले कुछ घंटे साथ रहे। मुझे देखकर वे बहुत खुश हुए। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो वो थोड़ा कुछ अस्वाभाविक सा लगा। उनका उत्साह कुछ अजीब सा था। माता पिता आमतौर पर इतने उत्साहित नहीं होते जब उनके बच्चों के दोस्त घर आते हैं। लेकिन फिर काफी समय हो गया था जब मैं कैरोलाइन के घर गई थी, तो मैंने सोचा, मुझे नहीं पता मैंने क्या सोचा था। मुझे याद है मिसेस बेकर ने मुझे गले लगाते वक्त मेरे बालों को सूंघा था और उस वक्त मुझे पूरा यकीन नहीं था। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने मिस्टर बेकर का पेट गुर्राया था, जैसे कि उन्हें भूख लगी हो या कुछ ऐसा। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे उसी वक्त कोई बहाना बनाकर उनके घर से भाग जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, मैं रुकी रही। 22 तारीख की सुबह मिस्टर बेकर ने हमें बताया कि हम जंगल में उनके केबिन पर जा रहे हैं। कैरोलाइन ने मुझे एक बार बताया था कि वे आमतौर पर क्रिसमस ईव पर शहर छोड़ते हैं। यह दूसरी चेतावनी थी। हम 3 दिन पहले ही निकल रहे थे और सब कुछ बहुत हड़बड़ी में था, लगभग जैसे कोई मजबूरी हो। जब मैंने कैरोलाइन से इस बदलाव के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा कि योजनाएं बदल गई हैं। कौन सी योजनाएं? मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ चली गई। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे डरने की कोई वजह नहीं थी। मुझे याद है जब हम उस कच्चे रास्ते पर पहुंचे जो केबिन तक जाता था और मैंने पहली बार उसे देखा था। यह संकरी सड़क के अंत में खड़ा था। इसकी काली खिड़कियां जैसे किसी लाश पर खुले घाव हों। मुझे हमारे घर जाते समय हुई बातचीत याद है। बहुत शांत है ना? हाँ, इसीलिए तो हमें यह जगह पसंद है। शिकार के लिए एकदम सही जगह है। इस बिंदु पर मुझे यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने केबिन में मोमबत्तियां जलाईं और मुझे खाने की मेज तक ले गए। इसके बाद जो मुझे महसूस हुआ वह था किसी भारी चीज से मेरे सिर पर वार। मुझे लगता है वह एक कैंडेलाब्रा था। मैंने बेहोश होने से पहले उसे ठीक से देखा भी नहीं था।
कुछ समय बाद मैं रसोई में जागा, एक चरमराते लकड़ी के मेज पर बंधा हुआ जो हल्की रोशनी वाली रसोई थी। अंधेरे में मैं उन आकृतियों को देख सकता था जो और इंसानों जैसी लग रही थीं, मेरी तरह ही मेजों पर बंधी हुई। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। मेरा सांस गले में अटक गया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बंधन टस से मस नहीं हुए। मिसेस बेकर रसोई में आईं और कसाई के चाकू तेज करने लगी। आह, छोटी कैरोलिन ने इस साल हमारे लिए एक अच्छा शिकार लाया है ना? हम हमेशा तुम्हारा स्वाद चखना चाहते थे। ओह हाँ, तुम स्टू में कितने रसीले लगोगे। मिसेस बेकर, आप क्या कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्रिसमस इस बार जल्दी आ गया प्यारे, शायद तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे, मुझे यकीन है तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह स्ट्यू के एक बर्तन का निरीक्षण करने के लिए मुड़ी जिसमें मांस के टुकड़े आग पर उबल रहे थे। जैसे ही मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है, मैं घुटन महसूस करने लगा। ये लोग मुझे खाने वाले थे। मिसेस बेकर दूसरी मेजों में से एक के पास गईं और काटने छांटने लगीं। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे एक मौका नजर आया। जिस मेज से मैं बंधा था उसका एक पाया हिल रहा था, और जब मैं छूटने की कोशिश कर रहा था तो वह चरमराने लगा। खुशकिस्मती से, क्योंकि मैं दीवार के पास था, मैंने धीरे धीरे आगे पीछे झूलते हुए इतना जोर इकट्ठा कर लिया कि खुद को दीवार से धक्का दे सका। मेज अपनी तरफ गिर गई और मैं अब भी उस पर बंधा हुआ था। एक तेज आवाज के साथ मेज टूट गई, जिससे मुझे बांधने वाली रस्सियां ढीली हो गईं। मिसेस बेकर ने जैसे ही आवाज सुनी, वह पलट गईं। वह जानवर की तरह चीखीं और अपने चाकुओं के साथ मेरी ओर झपटीं। मैंने लकड़ी की मेज का टूटा हुआ पाया और जितनी ताकत जुटा सका उससे उसके सिर पर वार किया। वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन मैंने यह देखने के लिए रुकने का इंतजार नहीं किया कि उसे कितनी चोट आई है। मैं रसोई से भागकर सीधा मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। दुर्भाग्य से कैरोल और उसके पिता सामने के बरामदे में थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं चुपचाप निकल जाऊं और किसी को पता न चले। मुझे जल्द से जल्द नजर से ओझल होना था, इसलिए मैं ऊपर अटारी की ओर भाग गया। वहां अंधेरा था, धूल भरा था और शांत था, लेकिन कम से कम वह जगह सुरक्षित थी। मुझे एक पुराना दराज मिला जो इतना बड़ा था कि मैं उसमें घुस सका, और तब से मैं यहीं हूं। शुक्र है मेरा फोन अभी भी मेरी जैकेट की जेब में था। इसकी बैटरी बहुत कम है और यहाँ शायद ही कोई सिग्नल आता है, तो मुझे नहीं पता ये कितना काम आएगा। कम से कम मैं अपनी कहानी बता सका। शायद कोई कभी भविष्य में इसे पाएगा और मेरी कहानी सुनेगा, या शायद नहीं। अभी आधी रात के थोड़ा बाद है। मैं थक गया हूं, मुझे भूख लगी है, मेरा शरीर दुख रहा है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ और कितनी देर टिक पाऊंगा। थोड़ा सा 1 घंटा ही हुआ है और उन्होंने मुझे अभी तक नहीं ढूंढा है। शायद उन्हें लगता है कि मैं भागने में कामयाब हो गया, जो कि शायद अच्छी बात है, लेकिन आखिर मैं यहां से बिना देखे कैसे निकल पाऊंगा? हाय दोस्तों, मेरा नाम रॉबर्ट है। शायद यहाँ मुझे जानने वाले सभी लोग यही जानते हैं कि मैं बस एक और स्थानीय डॉक्टर हूं, लेकिन मैं पहले बड़े शहर में काम करता था। जब सबको पता चलता है कि मैं इतने बड़े और भीड़ भाड़ वाले इलाके में काम करता था, तो सब मुझसे पूछते हैं कि मैं छोटे शहर में वापस कैसे आ गया, जबकि यहाँ तनख्वाह कम है और दिन ज्यादा उबाऊ हैं। मेरा जवाब बहुत सीधा है। मैं न तो शांति की तलाश में आया था, न ही अपने परिवार के करीब रहने के लिए। मैं सिर्फ डर के कारण आया था। डर इस बात का कि जिन्होंने मुझे सबसे क्रूर और बेरहम तरीके से मारने की कोशिश की थी, उन्हें पता न चल जाए कि मैं अभी भी जिंदा हूं और वे आकर अपना काम पूरा कर दें। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ एक नर्स था। मैंने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और उन युवा महत्वाकांक्षी डॉक्टरों में से एक था जो खुद को साबित करने का मौका पाने के लिए सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। हर नए आने वाले का सपना होता था कि वह किसी बड़ी सर्जरी में किसी की जान बचाए, लेकिन यह सब तब तक नहीं होता जब तक आपके पास ज्यादा अनुभव ना हो। इस समय मैं सिर्फ दवाइयों की जांच कर रहा था या आईसीयू में मरीजों की देखभाल कर रहा था। गलत मत समझिए, मैं इससे खुश था। मुझे पता था कि यह एक महान डॉक्टर बनने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना काम किया। किसी को तो करना ही था। एक दिन मैं एक मरीज की देखभाल कर रहा था। मैं उसे देने के लिए दवा ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि दवा खत्म हो चुकी थी, तो मुझे नया बोतल लेने के लिए गोदाम जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने तरल दवा की छोटी बोतल उठाई और वापस जाने ही वाला था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा।
जिज्ञासावश मैंने बोतल पढ़ी और देखा कि यह दवा 5 साल से भी ज्यादा पहले एक्सपायर हो चुकी थी। क्या यह हो ही नहीं सकता? मैंने और बोतलें उठाकर जांची और उन सभी में वही अजीब बात थी। वे सभी कई साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थीं। यह जरूर कोई गलती होगी। मैं यह बताने के लिए डायरेक्टर के कमरे में गया। शायद यह इन्वेंट्री की कोई समस्या थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक जल्दी जल्दी की आवाज आई। क्या चाहिए रॉबर्ट? अभी सही समय नहीं है। डॉक्टर कोल, एक दवा में गड़बड़ी है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी नहीं बच्चे, मैं बहुत व्यस्त हूं। और वह बस चला गया। मैं वापस जाकर किसी डॉक्टर से पूछने ही वाला था कि क्या करना है, लेकिन कोल के व्यवहार ने मुझे बहुत जिज्ञासु बना दिया। वह हमेशा शांत, सहज और आकर्षक स्वभाव के रहे हैं। इसके अलावा अभी नहीं बच्चे, डॉक्टर हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और कई बार उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनकी पसंदीदा नर्सों में से एक हूं। वह मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ थी? शायद उन्हें कोई गंभीर समस्या थी और मैं उनकी मदद कर सकता था। बिना उन्हें दिखे मैं उनका पीछा करते हुए पार्किंग तक गया और वहां से पीछे के बाहर निकलने वाले दरवाजे तक। डॉक्टर कोल कुछ और गज आगे एक अंधेरे इलाके की ओर चले गए। एक ऐसा इलाका जहां मुझे पता था कि कुछ डॉक्टर अपने ब्रेक के दौरान सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन चूंकि बर्फबारी हो रही थी, इस मौसम में वहां कोई नहीं जाता था। जब वह वहां पहुंचे तो कोई डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। एक अजीब, लंबा, मजबूत शरीर वाला आदमी जिसका शरीर लगभग पूरी तरह ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह उनका इंतजार कर रहा है। जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी और अपना चेहरा दिखाया। एस्टन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम हर बार और देर से आ रहे हो। क्या तुम नर्स के साथ मस्ती कर रहे हो? बाहर निकलना अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि वे अब मुझ पर बहुत ज्यादा नजर रख रहे हैं। हो सकता है उन्हें पता चल जाए। क्या तुम पैसे लाए हो? क्या तुम दवाइयां लाए हो? अगर मैं तुम्हें निराश कर दूं तो? मैं इस आदमी को जानता हूं। मैंने इसे हाल ही में खबरों में देखा था। यह आदमी एक खतरनाक माफिया है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। डॉक्टर से उसका क्या काम हो सकता है? कोल, मैं अपने दिमाग में चीजों को जोड़ रहा था, लेकिन जब मैंने ड्रग्स देखी तो मुझे सब कुछ समझ आ गया। अरे आज मुझे एक नर्स से एक और शिकायत मिली। उसने आपका सामान हथिया लिया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप काम को गंभीरता से लेंगे और तय तारीख तक पूरा करेंगे। आपको पता है कि इसमें कितना समय लगेगा, है ना? ऐसा करो, वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी पहचान उजागर हो रही है। मैं कहता हूं, जब यह खत्म होगा, समझे आप? सर देखिए, वो बहुत जिज्ञासु सा जानवर है। अचानक मेरे पीछे से एक नई आवाज आई। मेरा खून जम गया और मेरा शरीर सुन्न हो गया। वे मेरे बारे में बात कर रहे थे। दोनों आदमी मेरी ओर देखने लगे और मैं मुड़ा और उसे देखा। ओह, बहुत बढ़िया, इसे यहां लाओ। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता और भागना शुरू करता, उस विशाल आदमी ने मेरे पेट पर बहुत जोरदार घूंसा मारा और मैं सांस रुकने के साथ चक्कर खाकर गिर पड़ा। उस आदमी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे उस माफिया के पास घसीटा और उसके पास फेंक दिया। रॉबर्ट, क्या तुम उसे जानते हो? यह नया नर्स है। इसमें बहुत ऊर्जा है और बहुत सवाल पूछता है। मुझे यकीन है कि यह दुनिया को बचाना चाहता है। ओह, यह तो बहुत प्यारा है। तुम क्या सुन रहे थे? क्या तुम्हें यहां हवा ले आई, तितली? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं तो बस एक सिगरेट पीना चाहता था। तुम्हें पैकेट तो मिल नहीं रहा था, है ना? मैंने तुम्हें काफी देर से सुनते हुए देखा है। ऐसा है क्या? डॉक्टर, हमें इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? मुझसे यह सवाल मत पूछो। तुम ही तो माफिया बॉस हो। जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है वही करो। बिल्कुल, लगता है मैं ही बुरा आदमी हूं, है ना? कृपया मुझे मत मारो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओह, अब तो सब कुछ बदल गया। क्या तुमने सुना विन्नी? वो कुछ नहीं कहेगा। ये तो राहत की बात है बॉस। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? अगर हम देर करेंगे तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। वाह, डॉक्टर को तुम पसंद नहीं हो बच्चे। विन्नी, फावड़े निकालो। हम एक स्नोमैन बनाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं देखता रहा जैसे वह आदमी बर्फ में गड्ढा खोदने लगा, जबकि माफिया का आदमी मुझे पूरे शरीर पर मारता रहा, रोते हुए।
मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मैं बस डॉक्टर को देख पा रहा था, जो लाचार होकर मुझे घूर रहा था और सिगरेट पी रहा था। उसकी नजरें मेरी आंखों में चुभ रही थीं और मैं बस वहीं देख पा रहा था। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उस तिरछी नजर से हुई जिसमें मेरी जिंदगी बुझती हुई देखी जा रही थी। कुछ मिनटों बाद मेरा शरीर इतना घायल हो गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। माफिया के आदमी को शायद यह पता था, इसलिए उसने बस मुझे लात मारकर बर्फ के गड्ढे में गिरा दिया। हंसते और मजाक करते हुए जैसे जैसे वह आदमी गड्ढे में बर्फ भरता गया, मेरा शरीर और ज्यादा बर्फ से ढंकता गया। कुछ मिनट बीते और सब लोग जा चुके थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। मेरा शरीर दर्द से भी कराह रहा था और सुन्न भी हो गया था। मैं बर्फ के ताबूत में फंसा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं धीरे धीरे ठंड से मर रहा हूं। मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा था और बर्फ मुझे किसी भयंकर आग की तरह महसूस हो रही थी, जो मुझे धीरे धीरे जला रही थी। उस पल में बाकी सब कुछ बेमानी लग रहा था। मुझे एक्सपायर्ड दवा की शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे डॉक्टर का पीछा करने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सही काम करने का क्या मतलब था? कोई भी मेरे साथ सही नहीं कर रहा था। कोई भी मुझे बचाने नहीं आ रहा था। सब कुछ बस दर्द ही था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और मुझे एक रोशनी दिखाई देने लगी। क्या मैं मर रहा था? नहीं, वह तो सूरज की रोशनी थी। जैसे ही मेरी आंखें सूरज की तेज रोशनी से बंद हुईं, मैंने अपने सामने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। वह आदमी एक बेघर व्यक्ति था जिसे हमने अस्पताल में रहने दिया था। क्या वह छुपा हुआ था, सब कुछ देख रहा था, मुझे बचाने का इंतजार कर रहा था? मैं खुद से और कोई सवाल नहीं पूछ सका। मैं बस सो गया। और जब मैं जागा तो मैं एक ऐसे अस्पताल वार्ड में था जिसे मैं जानता भी नहीं था। मेरे पास एक सहकर्मी आया जो सामान्य कपड़ों में था और तभी मुझे एहसास हुआ ये वह अस्पताल नहीं था जहां मैं काम करता हूं। जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसने उसे सब कुछ बता दिया था। दोनों को लगा कि यह झूठ है अगर कोल उनसे पूछे तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने मेरे बारे में कभी नहीं पूछा, जैसे मैं कभी था ही नहीं। जब मैं ठीक हो गया तो मैं अपने गृहनगर लौट गया ताकि शांत जीवन जी सकूं। शायद किसी दिन मैं मिस्टर कोल के खिलाफ शिकायत करूंगा, लेकिन भले ही मुझे पता है कि मेरा न्याय किया जाएगा, फिलहाल मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता।